गुड मॉर्निंग बेटा। अजय राजपूत, शिखरवार बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। नीरू अग्रवाल बेटा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैंने अभी बोर्ड पर आप लोगों को पहले ही लिख रखा है बेटा, है ना। बोर्ड को आज पहले ही मैंने, परेशानी ना हो। अभी समझ लेते हैं जैसा है। पहले नंबर पे कौन सा था बेटा, अंग अपन पढ़ेंगे, है ना। अभी किसी को कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताते रहिए, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो, है ना। थोड़ा सा एक मिनट। अभी देखिए बोर्ड बिल्कुल क्लियर है क्या और आवाज क्लियर है क्या, बस इतना कंफर्म करिए, बाकी अलावा अपन शुरू करते हैं। बोर्ड और आवाज क्लियर है क्या बेटा, जल्दी से क्लियर करें। एवरीथिंग इज ओके। ओके बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हैं और अभी अपन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, टेस्ट आप लोगों का हो चुका है, रस अपन शुरू करने वाले थे और रस में मैंने आप लोगों को उसकी परिभाषा सहित रसों के 4 अंग अपन ने बता दिए हैं। 4 अंगों में सबसे पहले अपन बात करते हैं तो विभाव कंप्लीट करा चुका हूँ। विभाव क्या होता है और अनुभाव क्या होता है। विभाव वो होता है, वो बाह्य साधन जिनके कारण हमारे मन में कहीं ना कहीं जो स्थायी भाव पैदा होता है उसे विभाव कहा जाता है। अनुभाव क्या कहते हैं कि आश्रय के मन में पैदा हुए भाव जिस प्रकार से जिस माध्यम से बाहर प्रकट होते हैं उसे क्या कहा जाता है बेटा, अनुभाव कहा जाता है। जिसमें सबसे ज्यादा अगर अपन तीसरे वाले की बात करते हैं तो तीसरे वाले का नाम होता है संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी या व्यभिचारी भाव क्या होते हैं, ये अस्थाई होते हैं। कैसे होते हैं, अस्थाई। जैसे चौथे नंबर की बात करते हैं तो चौथे नंबर पर बेटा आता है स्थाई भाव, और स्थाई जो पूर्ण रूप से या स्थाई रूप से शामिल रहता है उसे स्थाई भाव कहते हैं। लेकिन संचारी भाव अस्थाई प्रकृति के होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, अस्थाई प्रकृति के होते हैं, यानी कि ये हमारे मन में थोड़ी देर के लिए आते हैं और थोड़ी देर के आने के पश्चात जब स्थाई भाव पुष्ट होता है तो स्थाई भाव के आने के बाद संचारी भाव समाप्त हो जाते हैं। यानी कि इनकी स्थिति पानी में उठे हुए उस बुलबुले की तरह होती है कि जब बुलबुला पानी में बनता है तो अपने अस्तित्व का एहसास कराता है, यानी वो बताता है कि पानी का बुलबुला है। लेकिन जब वह पानी का बुलबुला फूट जाता है तब उस पानी के बुलबुले को पानी में ढूंढना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक वैसे ही संचारी भाव हमारे मन में, सबसे पहले हमारे मन में संचारी भाव आते हैं और जब ये संचारी भाव किसी रस में या स्थायी भाव में बदल जाते हैं तो संचारी भाव क्या होते हैं बेटा, समाप्त हो जाते हैं। और संचारी भाव जब समाप्त हो जाते हैं तो इनकी स्थिति कैसी हो गई, पानी के बुलबुलों की तरह, अर्थात ये समाप्त होते हैं तब इन्हें ढूंढ पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो याद रखना, संचारी भाव की स्थिति पानी में उठे हुए उस बुलबुले की तरह होती है कि जब बुलबुला पानी में बनता है तो अपने अस्तित्व का एहसास कराता है और जब बुलबुला फूट जाता है तब उस बुलबुले को ढूंढना मुश्किल है। ऐसे ही जब संचारी भाव मन में आया और संचारी भाव जब स्थायी भाव में बदल गया तो संचारी भाव को ढूंढना क्या होगा, मुश्किल होगा। यानी कि हम बात करें संचारी भावों की, अगर बात करते हैं तो ये थोड़ी देर के लिए मन में आते हैं। अब देखो कैसे आते हैं तो थोड़ा सा समझ लेंगे। जैसे हम क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास में बैठे हुए हैं तो कभी कभी या अपन थोड़ा सा इस तरीके से समझ लेते हैं कि जैसे टीचर हूँ और मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ और पीछे से कोई आवाज़ आई और आवाज़ आई तो आपस में आप सभी लोग बैठे हुए हो, तो मैंने क्या किया कि ऐसे व्यक्ति को टोक दिया जिसने आवाज़ नहीं की। आवाज़ बगल वाला कर रहा था और टोक मैंने दूसरे व्यक्ति को दिया। अब मुझे तो नहीं पता कि भाई आवाज़ कौन कर रहा था, बस मुझे आवाज़ पीछे से आई तो मुझे लगा कि आपने की है, तो मैंने आपको क्या है, डांट दिया। बोले तुम फालतू की बातें करती रहती हो, पूरे दिन पढ़ते नहीं हो। किसी भी बच्चे को मैंने डांट दिया। अब भाई जिसने आवाज़ नहीं की है उसको तो बुरा लगेगा कि भाई सर मुझसे इस तरीके से बातें क्यों कर रहे हैं, जबकि आवाज़ मैंने नहीं की, किसने की, बगल वाले ने।
तो याद रखना, मैं तो बोल करके दोबारा पढ़ाने लगूंगा, लेकिन जिसको मैंने कहा है वो मेरी बातों का क्या करेगा, विचार विमर्श करता है। क्या करता है, विचार विमर्श करेगा और सोचेगा मन में कि यार मैंने कुछ नहीं किया, भाई फिर भी मुझसे सर ने ऐसे कहा, सर मतलब ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं लगा मुझे। तो जब हम किसी विचार पर बार बार, यानी किसी बात पर बार बार विचार करते हैं तो उसको अमर्ष कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, अमर्ष। क्या कहते हैं, अमर्ष करना, किसी बात पर बार बार विचार करना। एक मिनट बेटा, रानी यादव, बोर्ड में क्या परेशानी आ रही बेटा? रानी, बोर्ड में क्या परेशानी है बेटा? जल्दी बताएं, बोर्ड में क्या परेशानी है? आप कह रहे हैं बेटा बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। जल्दी बताएं, मुझे आगे बढ़ाना है बेटा। सभी को परेशानी है क्या? आई रिपीट, एक बार फिर से आप सभी लोग मुझे ये बताइए, बोर्ड पर लिखे हुए वर्ड्स क्या आपको क्लियर नहीं दिख रहे? सभी के साथ ऐसा है क्या? क्लियर है बेटा? रानी, फिर आप देखो बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? सबके साथ क्लियर है, फिर आपके साथ नहीं है। ऐसा हो सकता है पिक्चर क्वालिटीज आपकी बहुत कम हो, जिसके कारण ऐसी परेशानी आ रही हो, है ना? हाँ, पिक्चर क्वालिटी के कारण ऐसा हो सकता है। बाकी जितने भी शब्द लिखे हुए हैं मैं सारे शब्दों को बोल दूंगा आपको, है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है बेटा। जल्दी, चल कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर भी अगर कोई परेशानी आए तो मुझे बता दिया करो, कोई परेशानी नहीं है, मैं जहां तक होगा उसको, परेशानी को कहीं ना कहीं समस्या का समाधान जरूर ढूंढेंगे, है ना। चल, तो मैंने कहा कि जब मैंने उसको कह दिया कि भाई तुम आवाज कर रही थी या तुमने उदम करती रहती हो, पढ़ती नहीं हो, तो उसको कहने के बाद जब मैं पीछे की तरफ यानी दोबारा पढ़ाने लगूंगा तो वो लड़की क्या करेगी, मैंने जो कहा उन बातों पर विचार करेगी। क्या करेगी, विचार करेगी। तो इसको कहते हैं बेटा अमर्ष करना। क्या कहना, अमर्ष करना। गांव की लैंग्वेज में अगर आपने देखा होगा तो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि क्यों अमरेश कर रहा है। अमरेश करने का मतलब होता है किसी बात को दिल पर लेकर के बैठ जाना, बार बार उसी बात के बारे में सोचना, उसको कहते हैं बेटा अमर्ष करना। अब भाई बगल वाली लड़की क्या करेगी, आग में घी डालेगी। वो क्या कहेगी, बोले लो सत्य तो तुझसे ही कहते हैं हमेशा, देख मैं बात कर रही थी कही तो तुझसे थी। अब भाई लड़की के दिमाग में बात डाल दी कि हाँ पिछली बार भी तुझसे ही कहा था, मुझसे नहीं कहा था। तो ये क्या कर दिया बेटा, आवेग कर दिया। क्या कर दिया, आवेग। क्योंकि अब वो लड़की भी उन विचारों को तीव्र गति से सोचेगी। क्या करेगी, तीव्र गति से सोचेगी कि हाँ पहले भी मुझसे ही कही थी और आज भी सर ने मुझसे ही कही है। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। और याद रखना पहले अमर्ष आएगा, अमर्ष के बाद क्या आ गया, आवेग आ गया। और जब आवेग आएगा यानी विचारों की तीव्रता बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हमारा क्रोध भी धीरे धीरे क्या होता है, भाई आपको गुस्सा आएगा और आप खड़े होकर मुझसे कहोगे कि सर ये बताओ कि मैंने क्या कहा, मैं उदम कर रही थी क्या, जब मैंने आवाज की थी आपने मुझसे कहा। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, उग्रता कहेंगे। क्या कहेंगे, उग्रता कहेंगे। जब आप मुझसे इस तरीके से बात करोगे तो मुझे भी कहीं ना कहीं बुरा लगेगा, मैं कहूंगा कि आप फालतू की बातें कर रहे हो, आप क्लास से निकल जाओ। तो आपको अब उग्रता काय में बदल जाएगी बेटा, क्रोध में। काय में बदल जाएगी, क्रोध में। और जब क्रोध बदला तो आपको पता है बेटा क्रोध क्या होता है, स्थायी भाव होता है। और इस क्रोध नामक स्थायी भाव से रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। एक बार फिर से सुने,
जब मैंने आपको कुछ कहा तो आपने मेरी बातों का विचार विमर्श किया, तो इसको कहते हैं अमर्ष करना। इसको क्या कहते हैं? अमर्ष करना। और जब लड़की ने आग में घी डाल दिया तो विचारों में तीव्रता आ गई, जिसको क्या कहते हैं? आवेग आना, मतलब जोश आना एक तरीके से। और जब आवेग आएगा तो आप फिर क्या करोगे? उग्रता करोगे, उद्दंडता करोगे। और जब उद्दंडता आएगा तो मैं भी कुछ कहूंगा, तो आपके अंदर क्या आ जाएगा बेटा? क्रोध आ जाएगा। और क्रोध से क्या बन गया? रौद्र बन गया। अब जब आपको क्रोध आएगा तो ना उग्रता बची, ना आवेग बचा, और ना ही अमर्ष बना। यानी कि स्थायी भाव के आने के बाद जो संचारी भाव थे उनकी समाप्ति हो जाती है। यानी कि फिर आपको ना तो अमर्ष दिखेगा, ना आवेग दिखेगा, और ना उग्रता। फिर क्या दिखेगा? क्रोध दिखेगा, और रस दिखेगा रौद्र। यानी कि ये संचारी भाव थे, और जब संचारी भाव स्थायी भाव में बदल गए तो स्वतः ही संचारी भाव समाप्त हो गए। और याद रखना कि संचारी भाव जब स्थायी भाव में बदल जाते हैं तो संचारी भाव अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यहां तक बेटा कुछ पूछना हो तो पूछें कि अमर्ष क्या है, आवेग क्या है, उग्रता क्या है ना? तो संचारी भाव क्या होते हैं ये समझ में आए क्या? अभी अपन एक एक करके सारे समझेंगे। अभी मैंने केवल ये समझाया कि किस तरीके से संचारी भाव आते हैं, और संचारी भाव स्थायी भाव में बदलते हैं, और जब स्थायी भाव में बदलते हैं तो संचारी भाव कैसे समाप्त हो जाते हैं। यानी ये क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, और स्थायी भाव के आने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। जल्दी जल्दी बताएं बेटा, यहां तक क्लियर है क्या? मेरा जो बताना है कि भाई संचारी भाव क्या है और किस तरीके से स्थायी भाव में बदलते हैं, यहां तक कोई परेशानी है क्या? ओके सर, क्लियर है बेटा। 23 मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है शिकरवार बेटा, 23 मैंने अभी नहीं पढ़ाया है। अभी इन 33 को एक एक करके समझाऊंगा मैं, है ना? जो 33 लिखे हुए हैं उन 33 को एक एक करके समझेंगे। और एक एक करके समझाने का जो मतलब मेरा उद्देश्य है वो ये है कि ये कहीं ना कहीं हमारे मन में है, और मन में उठी हुई चीजों को हमें समझना चाहिए जिससे रस क्लियर हो, है ना बेटा? इसको औत्सुक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐसे, औत्सुक्य। ठीक है? अब दिख रहा है? चलो कोई नहीं, मैं बेटा क्लियर करा दूंगा, है ना? कोई समस्या नहीं है। एक एक वर्ड को लिख करके दोबारा से बता दूंगा, कोई समस्या नहीं है ना? चलिए सत्या, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा सम या निर्वेद। पहला कौन सा होता है? सम होता है या फिर निर्वेद होता है। और सम या निर्वेद को 9वां स्थायी भाव भी माना गया है। क्या माना गया बेटा? स्थायी भाव माना गया है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सम या निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव भी माना जाता है। अगर हम कहीं ना कहीं सम या निर्वेद की बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं क्या होता है सम या निर्वेद। कि किसी इष्ट वस्तु या किसी प्रिय वस्तु से जब हमें नफरत हो जाए, यानी कि त्याग की भावना पैदा हो जाए, उसी समय जो मन में भाव होता है उसे सम या निर्वेद कहते हैं। जैसे मान के चलिए कभी कभी क्या होता है कि हम इस संसार से बहुत प्रेम करते हैं, और प्रेम करते हैं, अचानक हमारे संग कुछ बुरा हो जाए तो फिर हम इस संसार से क्या करने लगते हैं? नफरत करने लगते हैं। अर्थात इस संसार को हम छोड़ने का मन करते हैं, और छोड़ने का मन करते हैं उस समय हमारे मन में जो भाव पैदा होता है उसे वैराग्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैराग्य कहते हैं। और इसी कारण उस समय जो भाव हमारे मन में आता है उसको सम या निर्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सम या निर्वेद। कब? जब हम किसी वस्तु से बहुत प्रेम करें और किसी कारणवश उस वस्तु से हमें नफरत हो जाए, अर्थात उसे त्यागना पड़े, और त्यागने की भावना अर्थात उसे
उसका प्रेम या मोह या लगाव समाप्त हो जाता है, तब हमारे मन में जो भाव पैदा होता है उसे शम या निर्वेद कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है बेटा आवेग। जब हमारे मन में किन्हीं विचारों की तीव्रता बढ़ती है, क्या होता है, किसी विचारों की जब तीव्रता बढ़ती है, सोचने को बार बार जब हम सोचते हैं तो उन विचारों को कहा जाता है आवेग। जैसे अभी आप कोचिंग पढ़ रहे हो कहीं, है ना, और कोचिंग पढ़ने के बाद आपने देखा आप शांत अवस्था में हो, सर जो पढ़ा रहे हैं आप उसी को पढ़ रहे हो, लेकिन अचानक से आपको खिड़की से या दरवाजे से वो लड़का दिख जाए जिससे कल आपका झगड़ा हुआ और उसने आप में मार लगाई थी। अब आपने जैसे ही उसे देखोगे तो विचार करने लगोगे कि भाई इसको अब पकड़ना कहाँ है, इसको देखना कहाँ है, कौन सा लड़का कहाँ बुलाना है। तो आप विचारों को क्या कर रहे हो, विमर्श कर रहे हो बार बार, और बार बार करने के बाद आपके विचारों में क्या आ गई, तीव्रता आ गई, जिसे हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो एक और चीज समझ सकते हैं, जैसे सुबह ही सुबह हम सो रहे और छोटा भाई बड़ा भागते हुए आए और आपसे कहे कि भैया पापा बुला रहे हैं, और जब भैया पापा बुला रहे हैं बोले आज तक पापा ने कभी सुबह सुबह नहीं बुलाया, आज क्यों बुला रहे हैं, बोले आज कुछ, तो पूछते हैं उससे छोटे भाई से, भाई पापा कैसे मूड में थे, बोले पापा बहुत गुस्से में है। अब आप विचार करने लगोगे कि भैया हमने कल के ऐसा क्या कर दिया, या पापा को ऐसी कौन सी बात पता चल गई जिसके कारण गुस्से में। तो बार बार विचार दिमाग में तीव्र गति से चलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। दूसरा होता है दैन्य। दैन्य का मतलब होता है दयनीय। क्या होता है, दयनीय। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है और गरीबी के कारण, काय के कारण, गरीबी के कारण जो हमें खुद से नफरत होती है उसे कहा जाता है दैन्य। जैसे मान के चलिए हमें कोई बीमारी हो जाए और हमारे पास पैसे नहीं है, या हमें भूख लगी है और उस समय हमारे पास पैसे नहीं है, तो गरीबी के कारण आदमी खुद को कोसने लगता है, बोले भगवान इससे तो ना बनाता तो ज़्यादा अच्छा था। तो हमारे मन में जो गरीबी या अन्य के कारण हमारे मन में जो भाव आता है उसको हम क्या कहते हैं, दैन्य का भाव कहते हैं। क्या कहते हैं, दैन्य का भाव। चौथे नंबर पे होता है बेटा श्रम। चौथे नंबर का कौन सा होता है, श्रम होता है। और श्रम क्या होता है कि हम कोई भी काम करें और कार्य को करने के बाद थकान का अनुभव हो। काय का हो बेटा, थकान का अनुभव हो तो श्रम है, अगर थकान का अनुभव नहीं है तो श्रम भी नहीं है। जैसे मान के चलो आपने दिन भर काम करने के बाद आप थक गए तो आप कहते हो आज तो यार बहुत श्रम किया, लेकिन अगर मैं कहता हूँ ले ये मारकर वहां रख दियो, फिर वहां रखने के बाद कहते हो अरे यार सर ने आज तो भारी श्रम करवा लिया, ऐसा कहते हो क्या, नहीं कहते। किसी कार्य को करने के बाद होने वाली थकान को श्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होने वाली थकान को श्रम। इसके बाद आता है बेटा मद। मद एक तरीके से अहंकार होता है। क्या होता है, मद क्या होता है, अहंकार होता है, या हम कहें कि ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, सामान्यतः हम देखते हैं कि मद जो आता है वो धन का आता है, बल का आता है और ज्ञान का आता है ना, धन का, बल का और ज्ञान का। तो धन और बल और ज्ञान के आधार पर अगर अपन देखेंगे तो धन, बल और ज्ञान के आधार पर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई पैसे वाला है तो वो क्या कहता है, अरे सब देख लेंगे, है ना, कोई भी केस हो जाए, कुछ भी हो जाए, पैसे से सब देख लेंगे। तो वो धन का क्या है, उसके अंदर मद है, अहंकार है या नशा है। असल में मद माने क्या होता है, नशा होता है। दूसरा बल वाला, कोई बॉडी बिल्डर है, जिम कर रहा है और उसके बेचारा दूसरा कोई आदमी जाके उसको सिखाए, बोले भैया ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो वो क्या कहेगा, चल बे तू आज से सिखा रहा है मुझे, मैं पता नहीं कब से जिम कर रहा हूँ। तो ये क्या है बेटा, मद है। और इसके अलावा ज्ञान का मद, बोले भाई मेरे अलावा तो कोई टीचर है ही नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, मद ही तो कहेंगे। यानी कि ज्ञान का जो नशा है उसको क्या कहा जाता है, मद कहा जाता है। अगला होता है बेटा जड़ता। क्या होता है, जड़ता। जड़ कहें या मूर्ख कहें वो एक ही बात है, बस मूर्ख और जड़ में थोड़ा सा अंतर होता है कि जो जड़ व्यक्ति होता है, जड़ मतलब
किसी भी सोचने समझने की शक्ति स्थिर हो जाए, स्थिर मतलब वो अपनी तरफ से कुछ ना सोचे, उसको हम जड़ व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। जैसे आपने कहा बेटा एक काम कर, ये पानी का गिलास वहां रख दे, तो भाई साहब वो पानी का गिलास वहीं रखेगा, है ना। यानी कि अपनी तरफ से कोई भी विचार नहीं करेगा, और ऐसे व्यक्ति को हम जड़ व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। उग्रता आपको पहले ही समझा चुका हूं। उग्रता क्या होती है? उग्रता होती है उद्दंडता। क्या होती है? उद्दंडता होती है। जैसे कोई बात मेरे से निकल भी गई, या गलती से मैंने आपको कुछ कह भी दिया, या किसी दूसरे को कहना था, आपको मैंने डांट दिया, तो आप क्या कहते हो? बोले मास्टर तू बाहर निकल, पहले तो ये देखनो तेने मुँहते कैसे कह दी, तू मुझे जानता ना, मैं विधायक को बैठी जाऊँ। तो ये क्या है बेटा? उग्रता है कि नहीं? उद्दंडता है, और इसी को हम उद्दंडता कहते हैं। अगला होता है बेटा मोह। मोह क्या होता है? किसी से आपसी लगाव। क्या कहलाता है? मोह। चाहे बच्चे के प्रति लगाव हो, या पत्नी के प्रति लगाव हो, या परिवार के प्रति लगाव हो, या धन के प्रति लगाव हो, तो किसी भी चीज के प्रति जो लगाव होता है, उस लगाव को मोह कहते हैं। क्या कहते हैं? मोह। अगला होता है बेटा विबोध। विबोध वो होता है जिसको वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो, उसको कहते हैं विबोध। क्या कहते हैं? वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है उसे विबोध कहते हैं, और जिसे वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं है उसे अबोध कहा जाता है। क्या कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा छोटा बच्चा है तो उसको अबोध बालक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा दुकानदार के पास गया और दुकानदार से बोला भैया भैया मुझे ये सामान चाहिए। भैया ने कहा, बोले ला 15 रुपया निकाल। अब लड़के को पता ही नहीं है 15 क्या है। बोले भैया हमारे यहाँ तो 15 की आती है, 15 की नहीं आती। अब भैया को नहीं पता कि भाई 15 क्या होते हैं, और लड़के को नहीं पता है कि भैया 15 कितने होते हैं। तो एक दूसरे की बात को समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए उन दोनों को अबोध कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अबोध कहा जाएगा। यदि वो एक दूसरे की बात को समझ लेते तो उसको क्या कहते? विबोध कहते। क्या कहते? विबोध। ठीक है। अगला होता है बेटा स्वप्न। अगला क्या होता है? स्वप्न होता है। क्या होता है स्वप्न? स्वप्न कहते हैं नींद की बढ़ी हुई अवस्था को। जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है तो उसे स्वप्न आते हैं। और इस बात का हमेशा याद रखना बेटा कि जब तक हम गहरी नींद में नहीं होंगे तब तक सपने भी नहीं आते हैं। याद रखना। तो गहरी या नींद की बढ़ी हुई अवस्था को क्या कहते हैं? स्वप्न कहते हैं। और स्वप्न में एक चीज की बात हमेशा याद रखना कि स्वप्न में कभी भी खुद का चेहरा दिखाई नहीं देता है। आप हमेशा याद रखना। या याद रखेंगे कि हम अपने आप को पूरा देख सकते हैं, लेकिन अपना चेहरा सपने में नहीं देखते हैं। हमें पता होता है कि ये हम है, लेकिन हमें हमारा चेहरा सपने में दिखाई नहीं देता। और एक और चीज याद रखना है कि सपने में क्या याद रखना है कि जो भी व्यक्ति हमने पहले देखा है, यानी कि हम अपनी आंखों से जिन घटनाओं को या जिन चित्रों को या जिन व्यक्तियों को देखते हैं, हमें केवल सपने में वही चीजें दिखाई देती हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं। इसीलिए क्योंकि दिमाग अपने आप में किसी भी चीज की क्रिएटिविटी नहीं कर सकता। दिमाग अपने आप में किसी नए चित्र को नहीं बना सकता। याद रखना, हम वही चीजें बना सकते हैं जिन चीजों को हमने देखा हो, या हम सपने में केवल वही चीजें देखते हैं जिनको हमने देखा हो। जिन्हें नहीं देखा होता है, ऐसे सपने यानी इन सपनों में ऐसे चित्र हमें दिखाई नहीं देते। जबकि हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो छोटे बच्चों को सपने में कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, केवल आवाज सुनाई देती है। उन्हें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, केवल और केवल आवाज सुनाई देती है। ध्यान रखना। तो स्वप्न समझ में आ गया। ग्लानि क्या होता है? ग्लानि होता है बेटा घृणा करना। ग्लानि क्या होता है? घृणा करना। और जब आपको खुद से नफरत हो जाए, खुद को, है ना, खुद से नफरत हो जाए, उसको ग्लानि कहा जाता है। आपने कोई काम किया और आपसे भाईचारा ऐसा काम हो गया जो समाज में बुरा था, तो परिवार के प्रति
जब गलत काम हो जाता है तो हमें अपने आप से नफरत होने लगती है, और खुद से हुई नफरत को क्या कहा जाता है? ग्लानि कहा जाता है। क्या कहते हैं? और ऐसे समय पे व्यक्ति या तो सुसाइड करता है या अन्य चीजें करता है ना। आप अच्छे से जानते हो ग्लानि के समय क्या करता है व्यक्ति? जब खुद से नफरत हो जाती है तो खुद को त्यागने का प्रयास करता है। इसके बाद 12वें नंबर पे आती है बेटा शंका। 12वें नंबर पे क्या आती है? शंका। और शंका क्या होती है? जब हम किसी कार्य को कर रहे हों और कार्य को करते समय हमें अनिष्ट की कामना का पता चल जाए। काय का? अनिष्ट की कामना। अनिष्ट मतलब ऐसा लगे कि हमारे संग कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, है ना, उसको कहा जाता है शंका या शक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शक कह सकते हैं या शंका कह सकते हैं। जैसे अपन समझ लो, वही सिंपल सा उदाहरण है, आप सिगरेट पी रहे और सिगरेट पीते समय आपके पड़ोसी ने आपको देख लिया। अब पड़ोसी के पैरों में गिर गए कि महाराज पापा से मत कहियो, जो कुछ करना है सो कर लियो। अब पापा से उसने कहा ठीक है नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी वो पड़ोसी जब जब पापा के पास मिलेगा तो शंका बनी रहेगी कि पापा से कहूँ कह नहीं दे, है ना। इसी को हम शंका या फिर आशंका कह सकते हैं। ठीक है, शंका या फिर आशंका। 13वें नंबर पे बेटा आता है जिसको कहते हैं आलस्य। आलस्य क्या होता है? कि श्रम के कारण किसी कार्य को करने से मना करना। किसी के कारण को, यानी हमें थकान होगी, डर लग रहा है, मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके कारण से हम किसी कार्य को करने से जो मना करते हैं उसको आलस्य कहा जाता है। जैसे अपन सामान्य तौर पर समझ सकते हैं, आप यहाँ से घर गए और घर पहुँचने के बाद दोपहरिया में घर पहुँचे, मम्मी ने कही बेटा एक काम कर, मेहमान आ गए, सामान लिया। पता चले घर 5 किलोमीटर है और दोपहरी हो रही है, साइकिल से जाना है, तो आप क्या कहोगे? बोले अब आज चला जाऊंगा, थोड़ी देर से चला जाऊंगा, भैया को पहुंचा दो, पापा से कह दो। तो ये क्या कर रहे हो? आप उस कार्य को ना कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ से बाजार तक जाने में साइकिल से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो श्रम के कारण किसी कार्य को करने से मना करना क्या कहलाता है? आलस्य कहलाता है। क्या कहलाता है? आलस्य। अगला होता है बेटा चिंता। अगला कौन सा होता है? चिंता होता है। और चिंता क्या होता है? चिंता होता है कि किसी कार्य की पाने की लालसा या किसी चीज को खोने का डर चिंता कहलाता है। जैसे पापा ने कह दिया बेटा एक काम करना, 85% अगर 12वीं में बन जाएगी तो तुम्हें मोबाइल दिलवा देंगे। अब भाई साहब आप जानते हो 85%। अब लड़के को चिंता ये नहीं रही कि मैं पास होऊंगा, कि मैं 90 बने, कि 98 बने, कि 86 बने, नहीं, वो ये कहता है 85 बन जाए, फिक्स 85 बन जाए, पर बन कितनी जाए? 85। क्योंकि उसको चिंता किस बात की लग गई? मोबाइल की लग गई। क्योंकि 85 बनेगी तभी क्या आएगा? मोबाइल आएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? चिंता कहते हैं। अगला बेटा होता है स्मृति। अगला क्या होता है? स्मृति होता है। और स्मृति का मतलब होता है याद आना, स्मरण करना, और किसी बात का पुनः जहां हमें याद आता है तो उसे स्मृति कहा जाता है। जैसे बचपन में हम कहीं घूमने गए, और बचपन में जब घूमने जाएंगे और उसके बाद आप वहां पे 5-7 साल बाद दोबारा घूमने गए, तो आपके साथ में जो जाएगा उसे आप तुरंत बताओगे भाई यहाँ हम आए थे, यहाँ हम रुके थे, यहाँ हमने खाया था, या हमने यहाँ खाना बनाया था, हम यहाँ नदी में नहाने। तो कहने का मतलब है आप जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ का जो वातावरण था, आपको पुरानी चीज़ें वहाँ देख करके क्या याद आने लगी, और याद को ही हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मृति। अगले नंबर पे बेटा होता है धृति। अगला क्या होता है? धृति। और धृति को अपन कह सकते हैं धैर्य। क्या कह सकते हैं? धैर्य कह सकते हैं। जैसे पेपर दिया आपने, पास नहीं हुए, फिर भी आपने संतोष रखा, बोले अगली बार फिर देखेंगे। फिर पेपर दिया, आप फिर पास नहीं हुए, फिर भी आपने संतोष रखा, बोले अगली बार फिर देखेंगे। फिर आपने पेपर दिया, फिर भी आपका पेपर में नहीं हुआ, फिर भी आपने संतोष रखा कि हम फिर दोबारा देखेंगे। तो इसी को कहते हैं धैर्य रखना या धृति रखना। क्या रखना? धैर्य रखना या फिर धृति रखना। ठीक है। अगला होता है ब्रीड़ा। ब्रीड़ा एक तरीके से कहें बीड़ा उठाना, या हम कहते हैं कि बदला लेने के लिए भावना जो रखते हैं, है ना। जैसे मान के चलिए कि किसी लड़के ने आप में बेमतलब में थप्पड़ लगा दिए 2-3, बेमतलब में, बिना वजह,
अब तो बेटा आप कसम खा लोगे कि पहले भाई मारेंगे ताकि बाद ही रोटी खपेगी। तो इसको क्या कहते हैं? ब्रीड़ा कहते हैं। आपने क्या कर लिया, एक तरीके से संकल्प कर लिया, बदला लेने की भावना क्या कहलाती है? ब्रीड़ा कहलाती है। क्लियर है? अगला होता है बेटा असूया। असूया का मतलब होता है जलन। किसी के उत्कर्ष को देख करके होने वाली जलन को असूया कहा जाता है। अब उत्कर्ष को देख करके होने वाली जलन कैसे? जैसे बगल वाला कल स्कॉर्पियो उठा लाया, तो भाई अरे लिया होगा स्कॉर्पियो, 2 नंबर को काम करते, स्कॉर्पियो तो लाभ है कोई। या उसका लड़का नौकरी पे लग जाए, तो भाई पड़ोसी का काम होता है जलने का, बोले लग गया होगा, पैसा बद गए होंगे, कहाँ पर कौन से पढ़ रहे हैं, सुखदम तो चौराहे पे खड़े रहते। तो ये उसके उत्कर्ष को देख करके हमारे मन में पैदा हुई जलन है, जिसे क्या कहा जा सकता है बेटा? असूया कहते हैं। क्या कहते हैं? असूया। भाई सभी लोग गायब हो गए क्या? ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं। मजा नहीं आ रहा क्या? बोले पता चले सर बोर कर रहे हैं। भाई कोई मैसेज तो करो पता चले आप हो भी कि नहीं हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई है नहीं अच्छा अभी आप जिंदा हो चलो 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 ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आई मीन किसी का कोई मैसेज नहीं आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं केवल अकेला अकेला बोले जा रहा हूँ। बाकी आप सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। कभी कभी क्या होता है देखो, जैसे मैंने अभी 12th का पढ़ाना शुरू किया, तो मैं जैसे ही उनको ग्रामर पढ़ाने बैठा तो ऐसे मुंडी चल रही थी कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही बाहर गए तो भाई दूसरे टीचर से बोले सर तो बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं, वो तो विस्तार में पढ़ा रहे हैं। अब भैया वर्णमाला पढ़ा रहा था, विस्तार में क्या होता है, पर यहाँ के बच्चे को विस्तार में क्या कहीं भी कुछ नहीं चाहिए होता है ना। मैं उनको क्या है एक्चुअली में बड़ा समझ रहा था, पर वो अभी भी बहुत छोटे ही है। तो मैं समझ गया कि इनको उतना ही देना है जितने की ज़रूरत है, और फिर मैंने उनको इतना देना बंद कर दिया। ऐसे ही कहीं मैंने सोचा कि भाई ये सब कहीं किताबों में आपको मिलता तो है नहीं, है ना, और किताबों में नहीं मिलता है तो दिक्कत वही आती है कि सर ये सब क्यों बता रहे हैं, पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि हम पेपर के लिए पढ़ते हैं, पर मैं जो पढ़ाता हूँ बेटा वो पेपर में तो देखो आएगा ही आएगा, स्वाभाविक है। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, लेकिन हमें पहले सीखना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें जो मैं आपको कहीं ना कहीं बता रहा हूँ वो हमारे जीवन में रोज़ घटित होती हैं, रोजाना किसी ना किसी के संग में होती है। तो इसको सीखना क्या है बेटा, ये तो सिंपल है, रोज हमारे संग होती है भाई, अपन को घटनाएं याद रहेंगी, और ये अगर याद हो जाएंगी, जैसे मान के चलो इनमें से कोई भी शब्द एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप टेंशन नहीं करोगे। जैसे किसी ने पूछ लिया असूया क्या है, तो असूया आपको बस इतना पता चल जाएगा, जलन है, और जलन भाव होता है, और भाव है तो भाववाचक संज्ञा है ना। तो इस तरीके से कुछ चीजों को क्लियर करने के लिए हमें इनको पढ़ना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, है ना, बहुत कुछ है बेटा मेरे पास, तो क्या करूँ। पर यहाँ का बच्चा बहुत इंटरेस्टेबल नहीं है ना, उसके मन में एक बड़ा सा माइंड चलता है कि भाई सर मुरैना में पढ़ा रहे हैं, है ना, तो इतना अच्छा कहाँ पढ़ाते होंगे। बाकी अच्छा तो केवल इंदौर में पढ़ाया जाता है या फिर दिल्ली में पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कह चुका हूँ कि आप किसी भी क्षेत्र को उठा लीजिए, जहां आपका मन हो वहां से उठा लीजिए, कंपेयर करके देख लीजिए, चाहे कैरियर बिल का ऐप ले लीजिए या कोई और ऐप ले लीजिए जो आपको उचित लगता हो। आप कंपेयर करके देखो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छा है या नहीं है, कि सर केवल टाइम पास कर रहे हैं, है ना। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए बेटा, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, परेशानी नहीं आएगी, मैं सारी चीज़ों को एक एक करके क्लियर कराऊंगा, ठीक है। असूया हो गया, और असूया के बाद 19वें नंबर पे कहते हैं बेटा चपलता, और चपलता को कहा जाता है चंचलता। क्या कहा जाता है? चपलता को पता नहीं बेटा प्लेस वैल्यू होती है कि नहीं होती है, लेकिन मेरा मानना ऐसा होता है कि आदमी की वैल्यू होती है, प्लेस की वैल्यू नहीं होती है ना। ये हमेशा याद रखना, बेशक हम इस माइंड को लेकर के चलते हो कि हिंदी
दिल्ली में अच्छी नहीं पढ़ाई थी, ये आप हमेशा याद रखना। अगर आपके माइंड में थोड़ा सा ये डाउट में है कि दिल्ली में बहुत अच्छी कोचिंग है, तो हिंदी के कोचिंग्स दिल्ली में बहुत अच्छी नहीं है। सबसे ज़्यादा अच्छी मिलेंगी आपको इलाहाबाद में। कहाँ मिलती हैं? इलाहाबाद में मिलती है ना, सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यूपी का वाला जो क्षेत्र है वो हिंदी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। वाराणसी वाला जो क्षेत्र रहा है ना, तो वहाँ हिंदी बहुत अच्छी है। अपेक्षाकृत अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में इतना अच्छा नहीं है ना। और फिर मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पढ़ के देखो, कंपैरिजन करो। बाकी इंदौर, दिल्ली जहाँ से करना है वहाँ से करो, और ग्रामेटिकल पोर्शन को पीछे या मुझे करके बताओ कि सर आप जो पढ़ा रहे हो वो मजे वाला नहीं है। चलिए, तो चपलता या फिर चंचलता। अब क्या होता है, आपने देखो दो बच्चे होते हैं, दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक से पूछा, बोले क्यों, नाम क्या तेरा? दूसरा फिर पूछा, क्यों मम्मी ने क्या बनाया है? तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कोई बात का जवाब ही नहीं देते, और बस इधर मुंह, और ना बातें करना, रोना शुरू, है ना। तो ऐसे बच्चों से हम भी बात करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है, क्यों नाम क्या है, तुरंत नाम बता दिया। उससे कहा, क्यों मम्मी ने क्या बनाया है? बोले मम्मी ने ये बनाया है। तो बोले मेरे लिए लिया, तो तुरंत जवाब देती, बोले नहीं नहीं वो तो खत्म हो गया। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? चंचलता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम उससे खुद भी तो कहते हैं भारी चंचल है। चंचल मतलब शैतान है, चतुर है, या हम क्या कह सकते हैं, चतुर कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? भारी चतुर है मोड़ी, अपने का है तो लेतना नहीं, है ना, अपने लिए तो हाल तैयार है, देती कुछ भी नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? चपलता कहते हैं, चतुरता कहते हैं एक तरीके से। अगला होता है बेटा हर्ष। ये खुशी का एक भाव होता है। जब हमें कोई मनचाही वस्तु मिलती है तो हमारे मन में जो भाव पैदा होता है उसको हम हर्ष कहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं दीपावली कैसे मनाते हैं? हर्ष और उल्लास से, ऐसे ही तो कहते हैं। तो हर्ष होता है मनचाही वस्तु के मिलने पर होने वाली खुशी को हर्ष कहा जाता है। अब जैसे मान के चलो किसी बेचारे के पास मोबाइल नहीं है, और मान के चलो रात में पापा आए और उसके लिए बाहर से कहीं घूम के आए, तो आपके लिए मोबाइल ले आए, और मोबाइल ले आए कीपैड वाला। बेशक कीपैड वाला ले आए हो, लेकिन वो ढिंडोरा पीट देगा पूरे मोहल्ले में, है ना। देख चाची में क्या मोबाइल आएगा, देख ताऊ में क्या मोबाइल आएगा, देखियो बाबा मुँह पे मोबाइल आएगा। नहीं तो अपने दोस्तों से ही कहने लगेगा, देखियो देख मुँह पे मोबाइल है। तो इसको क्या कह रहे हैं बेटा, है ना, वो क्या कर रहा है, उत्साह पूर्वक खुशी को जाहिर कर रहा है, और इस खुशी को नाम ही क्या कहते हैं? हर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ष कहा जाता है। दूसरा होता है गर्व। जैसे अभिमान होता है वैसे ही गर्व होता है, लेकिन अभिमान बुरी चीज़ों के लिए होता है और गर्व अच्छी चीज़ों के लिए होता है ना। गर्व करना, गर्व हमेशा दूसरे पे किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है खेल में, तो हम कहते हैं इससे हमें या हमारे देश को इस पर गर्व है, या मुझे अपने देश पर गर्व है। तो गर्व अच्छी चीज़ों के लिए होता है और अभिमान बुरी चीज़ों के लिए। विषाद होता है दुख। गहरे दुख को विषाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषाद कहा जाता है। जैसे पेपर दिया, पास हो गए, फिजिकल के लिए बुलाया गया, फिजिकल भी दिया, पास हो गए, इंटरव्यू दिया, उसमें भी ठीक ठाक नंबर आ गए, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया आप .2 से रह गए, मेरिट लिस्ट में .2 से बाहर हो गए। अब आपको क्या होगा बेटा? दुख होगा, और दुख होगा तो 4-5 दिन तो कहते बोलोगे नहीं, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? विषाद कहेंगे। गहरे दुख को क्या कहा जाता है? विषाद कहा जाता है। ठीक है। अगला होता है बेटा औत्सुक्य। औत्सुक्य माने होता है उत्सुकता। क्या होता है? उत्सुकता। क्या होती है बेटा उत्सुकता? तो मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा, जैसे शाम को पापा ने कह दी, बोले बेटा एक काम करेंगे, सवेरे ही ताजमहल देखने चलेंगे, और आपने ताजमहल आज तक देखा नहीं है, और आज आपसे कह दी ताजमहल देखने चलेंगे, तो आप समझ सकते हो खुशी देखिए आपकी बहुत ज्यादा रहेगी। और सवेरे ही 4 बजे जग जाओगे, और 4 बजे जग के मम्मी से कहोगे मम्मी तैयार ना है रे, ताजमहल देखने चलेंगे। मम्मी कहेंगी 4 बज रहे हैं, सो जा। और फिर 4 बजे सो जाएगा, नींद नहीं आएगी। 4:30 बजे फिर 5 बजे जग जाएगा, बोली मम्मी अब तो तैयार है, बस शुरू है, जाओ।
लेट है जाएंगे वो नहीं। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, उत्सुकता कहते हैं। किसी चीज को, वस्तु को देखने की प्रबल इच्छा उत्सुकता कहलाती है। क्या कहलाती है, उत्सुकता कहलाती है। हाँ बेटा वो मेरिट में रह गए थे, 0.6 से रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, निंद्रा क्या होता है, निंद्रा माने होता है नींद। निंद्रा माने क्या होता है, नींद होता है। और थकान के कारण जब हमारी आंखें अपने आप बंद होती हैं तो निंद्रा है। तो निंद्रा का भाव आता है, जैसे मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कोई नींद नहीं है, है ना, आंखें बंद नहीं हो रही तो नींद नहीं आ रही, और जैसे ही हो तो क्या कहते हैं, यार अब तो नींद आ रही है। तो इसी को क्या कहा जाता है, निंद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निंद्रा। इसके बाद बेटा अपस्मार आता है। अपस्मार, मिर्गी आना या फिर चक्कर आना। आप कहते हो ना सर आज तो चक्कर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। भाई चक्कर कभी आते हैं क्या, नहीं आते, लेकिन हमें ऐसा लगता है, भाव आता है मन में चक्कर जैसा, गोल गोल घूमने जैसा। तो इसको क्या कहा जाता है, अपस्मार कहा जाता है। क्या कहा जाता है। अगला होता है व्याधि। क्या होता है, व्याधि। व्याधि क्या होता है, किसी परेशानी जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है ना। जैसे अपन मान सकते हैं किसी को खांसी हो जाए, और खांसी हो गई, और खांसी भी भयंकर वाली, वो कुकर खांसी, कुत्ते वाली खांसी होती है ना, वो हो जाए। और खांसी जब हो जाए तो आपने देखा होगा कि खांसी का एक सिस्टम है, वो रात को 9-10 बजे से शुरू होती है, फिर बंद नहीं होती है ना। और ऐसे ही आप बगल में सो रहे हो और किसी बगल वाले को खांसी हो जाए, है ना, और वो भाई रात को जैसे ही आप सोने वाले हो और वो शुरू हो जाए, तो क्या करोगे, यार क्या व्याधा पाल रखी है, बंद कर ले इसको। तो व्याधि एक तरीके की विशिष्ट परेशानी जो समाप्त नहीं हो रही हो, है ना, तो उसको हम व्याधा कहते हैं। अगला होता है अविद्या। अविद्या होता है शर्म के कारण खुशी को छिपाना। यानी कि हमें खुशी तो है लेकिन हम जाहिर नहीं कर पा रहे हो। कैसे, आपने स्टेज प्रोग्राम देखा होगा, और स्टेज प्रोग्राम में देखें तो एक दोहा अपन समझ लेंगे यहाँ पर, कि आपने सुना हो कि राम को रूप निहारते जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुदे भूल गई, कर टेक रही पलटारते नहीं। तो आपको पता है कि सीता जी और राम जी का जब विवाह हो रहा था, तो सीता जी स्टेज पर खड़ी हुई हैं और राम भगवान भी स्टेज पर हैं, दोनों एक दूसरे के सम्मुख हैं। तो सीता जी क्या है, राम भगवान की सुंदरता को देखना चाहती हैं, लेकिन समाज का डर है, क्योंकि हवाल जैसे ही लड़की ने ऊपर मुंह किया तो आप जानते हो बड़ी बुआ पहले ही आ जाएंगी, बोले काय शर्म नहीं है, स्टेज पे ही देख रही मोड़ी ने को शर्म ना रही, है ना। ये होता है कि नहीं होता, बेचारी लड़की जैसे हंस ले थोड़ा बहुत स्टेज पे, और मोड़ी वही हंस रही होती। तो ये क्या होता है बेटा, अब इस डर के कारण, है ना, यानी खुशी तो है लेकिन अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर रही, क्यों, समाज के डर के कारण। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, अविद्या कहते हैं। लड़कों पे कैसे देखेंगे, लड़कियों के अंदर खुशी है कि ब्याह हो जाए, पापा ने कही कि बेटा काहे, लड़की देख ले और कहे तो हाँ कर दे, पापा हम कहाँ जाने, तुम ही देख लो, अच्छी लगे तो करवा दियो, नहीं तो रहने दो, है ना। तो इसको बेटा क्या कहते हैं कि मन में भारी खुशी तो है लेकिन उसको छिपा रहे हो, यानी खुशी है लेकिन शर्म के कारण उसको छिपाया जाए, इसे अभिद्या कहा जाता है। ऐसा ये भाव क्या कहलाता है, अभिद्या कहलाता है। अगला होता है मति। मति होता है सोचने समझने की शक्ति। मति क्या होता है, सोचने समझने की शक्ति। मम्मी ने कही बेटा जा दुकान से पालक ले आ, आप बड़े होशियार आदमी थे, पालक की जगह मेथी उठा लाई, लो मम्मी। मम्मी भाई कहेगी काय पागल हो गया है, मति मारी गई है तेरी, मति मारी गई है। सोचने समझने की शक्ति को मति कहा जाता है। अमर्ष पहले ही बता चुका हूं, किसी भी बातों का बार बार विचार करना क्या कहलाता है, अमर्ष करना या अमरेश करना। अगला बेटा होता है उन्माद। क्या कहते हैं, उन क्या क्या होता है,
ट्रक वाला आया और ट्रक वाले ने अचानक से आपको टक्कर दे दी, तो आपको समझ में नहीं आएगा आपको क्या करना है, किसको फोन लगाना है। या ऐसे मान सकते हो पीछे कुत्ता पड़ जाए, है ना, और कुत्ता पड़ेगा तो आपके मन के अंदर भयंकर डर है, और आप डर है तो यूं नहीं समझ में आएगा कि इस गली में मुड़ूं, कि इस गली में मुड़ूं, के ऊपर से कूद जाऊं। अगर छत पे खड़े हो तो छत से भी कूद जाओगे, अगर आपके अंदर डर बहुत ज्यादा है। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? उन्माद कहते हैं। ऐसी स्थिति को उन्माद की स्थिति कहा जाता है। वितर्क, आपको पता है कि संचारी भाव होते हैं 33, और भैया आपके बगल में खड़ा हुआ लड़का कह रहा है, बोले नहीं नहीं, अबे संचारी भाव तो 9 ही होते हैं, पर सब तो लोग गबरीते पढ़ाते हैं। तो आपको पता है और वो गलत बता रहा है, तो आप क्या कहोगे? चल बे, सन्ने खुद बढ़ाए 33 होते हैं। तो आपने उसकी बात का, वो तर्क दे रहा और आपने तुरंत उसकी बात का जवाब दिया, जिसे हम क्या कहेंगे? वितर्क कहेंगे। क्या कहेंगे? वितर्क कहेंगे, जानने पर किसी बात को। अगला होता है मरण। कौआ आदमी ये बीमारी है जाए, पीछो नहीं छोड़ रही हो, या कोई आदमी भाई परेशान कर रहा है, या फिर वो दुखी हो गया हो, तो क्या कहेगा? क्या है वो? बोले कछु नाने, मर रहे हैं। क्या कहते हैं? मर रहे हैं। तो इस अवस्था को, मरने जैसी अवस्था को मरणासन अवस्था या मरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मरण। और अगला होता है बेटा त्रास, जानते हुए किसी चीज से डर लगना। जैसे स्विच ले लेना, एक तार ले लेना, और तार बेशक वहां से निकाल देना करंट वाला, लेकिन उसे नहीं पता हो, तो आप उसकी उंगली को तार से लगाने की कोशिश करना, तो भाई साहब 10 जने लग जाना, पर उंगली तार से लगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है इसमें करंट है तो मैं मर जाऊंगा। और इस डर के कारण, जानते हुए किसी चीज से जो डर है, उस डर को ही क्या कहा जाता है? त्रास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रास। और 34वें नंबर का जो भाव है बेटा, 33 ही होते हैं, 34 आचार्य देव ने माना है। और इसका मतलब समझ लें, छल होता है किसी को प्रेम में दगा करना, है ना, या उसके साथ धोखा देना, उसको हम छल कहते हैं। और ये मेरा एक कोटेशन हमेशा याद रखना कि संसार एक छलावा है और प्रेम इसका हथियार। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, और इसका सीधा सीधा मतलब अगर अपन देखें तो सीधा मतलब वही निकलता है कि जो भी संसार में कुछ है, चाहे अच्छा है बुरा है, वो सब छल है, दिखावा है, धोखा है। और आपके साथ ये दिखावा काय में होता है बेटा? प्रेम में। यदि आपसे कोई प्रेम करता है तो ये मान लेना कि प्रेम में ही छल होगा, अगर प्रेम नहीं है तो छल भी नहीं होगा। इसीलिए छल का जो हथियार माना गया है वो किसको माना गया है? प्रेम को। ठीक है बेटा, अब बताएं, आपकी बात सुनूंगा, समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। सर बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, चलो बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए, बहुत अच्छा लगा बेटा। बफरिंग हो रही है, थोड़ा बहुत हो जाता है। अब ये प्रेम कौन सा है सर? सर तर्स रिपीट कीजिए। तर्स या हर्ष? अग्रवाल नीरू बेटा, तर्स या हर्ष? सॉरी त्रास, है ना, त्रास। रिपीट, है ना, त्रास पूछ रही हैं आप, त्रास को रिपीट करना है। जब हमें किसी चीज़ से पता है कि इससे हमें नुकसान होगा, है ना, और नुकसान होगा तो उस चीज़ से हमें भय लगता है जानबूझ करके, है ना। जैसे मान के चलो स्विच बोर्ड है, और स्विच बोर्ड में जो प्लग लगाते हैं उसमें मैंने आपकी उंगली पकड़ी और उस उंगली को आपके को स्विच बोर्ड में लगा रहा हूँ, तो आप बताओ लगाने दोगे क्या? नहीं लगाने दोगे। तो डर से पहले की स्थिति को त्रास कहते हैं। या हम ऐसे मान सकते हैं, हम किसी जंगल से निकल करके जा रहे हैं, और जंगल से निकल करके जा रहे हैं तो आपने सुन रखा है कि जैसे किस जंगल में भूत रहता है, शेर रहता है, तो आप भी यही सोचोगे कि जहाँ जंगल में हमें शेर नहीं मिल जाए, नहीं तो खा जाएगा। तो शंका कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? शंका या आशंका मान सकते हो। लेकिन शेर ने दहाड़ा, आपको दहाड़ सुनाई दी, तो आपके मन में डर नहीं है, फिर त्रास आएगा, क्योंकि शेर आसपास कहीं दिख नहीं रहा, तो आपके मन में आएगा त्रास, यानी कि हल्का डर। एक तरीके से देखा जाए क्या कह सकते हैं? हल्के डर को भी हम त्रास कहते हैं। जैसे मान के चलो आया तो आपके मन के अंदर डर आ गया,
बोले यार शेर तो हते कहूँ आए नहीं जाए, है ना। लेकिन क्या हुआ, अब वो शेर अगर आपके सामने आ जाएगा तो फिर त्रास नहीं रहेगा, बोले बेटा आज तो निपटने का समय आ गया, फिर आपके मन के अंदर डर पैदा होगा। क्लियर है, भय पैदा होगा और भय से भयानक रस पैदा होता है। क्लियर है बेटा, अभी यहां तक क्लियर है क्या? बेटा गर्व खुद पे नहीं होता, हमेशा याद रखना। अगर खुद पे गर्व हो जाए तो फिर उसको अभिमान कहने लगते हैं, है ना। सिद्धार्थ 22 वाला बेटा विषाद होता है। 22 वाला कौन सा है? विषाद है, और विषाद होता है गहरा दुख। आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सब कुछ हो गया, लास्ट में जाकर के आप केवल पॉइंट से रह जाओ तो आपके मन में भारी दुख होगा, है ना। और इस भारी दुख को ही हम विषाद कहते हैं। गहरा दुख क्या कहलाता है? विषाद कहलाता है। चलिए बेटा फटाफट से बताइए, किसी को भी कोई परेशानी हो तो यहाँ क्लियर करें, जल्दी करें। अभी किसी को भी कोई परेशानी हो तो बता दीजिए, वरना क्लास यहीं तक रखेगी, आगे की क्लासेस अपन बाद में करेंगे, है ना। कल अपन स्थायी भाव समझेंगे, ठीक है, ओके। उन्माद, देखिए उन्माद में पहले ही कह चुका हूं बेटा, आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए, कुत्ता, है ना, और डर के कारण का होगा, आपको नहीं समझ में आएगा सर क्या करें और क्या नहीं करें। जैसे कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है और वो भी स्पीड में, आप भी स्पीड में हो, तो क्या करोगे आप? अगर छत से कूदना है तो छत से भी कूदोगे, है ना। यानी कि डर की स्थिति के कारण विचारों का सही से निर्णय ना ले पाना उन्माद कहलाता है। समझा? निर्वेद पहले ही बता चुका हूं बेटा, किसी चीज से जब हम किसी वस्तु से प्रेम करें और अचानक उस वस्तु से हमें नफरत हो जाए, उसको निर्वेद कहा जाता है, शम कहा जाता है। जैसे हम इस संसार से प्रेम करते हैं और पता चले इस संसार से हमें कभी कुछ मिला नहीं, तो हम दुख से भर जाते हैं, और दुख से भरने पर हम क्या करते हैं? संसार का त्याग करते हैं, जैसे हम वैराग्य कहते हैं, और उसी को हम सम या निर्वेद का भाव कहते हैं, और इसी से शांत रस की निष्पत्ति होती है। थैंक यू बेटा, पर आप लोग लाइक तक नहीं करते हो, कितना मतलब मुझे बुरा लगता होगा, आप समझ सकते हो कि मैं कितनी मेहनत करूं और उसका बाद मुझको लाइक तक नहीं मिले तो अच्छा नहीं लगता ना। तो इतना तो कर सकते हो बेटा, इसमें कोई पैसे तो लगते नहीं है कि लगते? अमर्ष बातों का विचार करना, है ना। जैसे KLPG मैंने आपको आपके बगल में बैठे वाले लड़के ने ऊधम कर दिया, मुझे तो नहीं पता उसने किया है, मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा, मैंने बगल वाले की जगह आपको डांट दिया, तो आप क्या कर रहे हो? मेरी बातों का फिर विचार करने लगो, यार ये मास्टर कैसा है, मुझसे ही कहता रहता है, बगल वाला ऊधम कर रहा है, उससे तो कुछ नहीं गई, मुझसे ही कह रहे हो, तो आप मेरी बात का बार बार विचार कर रहे हो। इसको क्या कहते हैं? अमर्ष करना कहते हैं। क्या कहते हैं? अमर्ष कहते हैं। थैंक यू बेटा।